भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष और मेरे बहुत पुराने मित्र श्री बंशीधर जी भगत और उत्तराखंड राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह जी रावत इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जी जाजू और भारत सरकार में मानव संसाधन के मंत्री के रूप में बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रहे हमारे श्रीमान रमेश जी पोखरियाल निशंक, सांसद श्रीमती माला राजलक्ष्मी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद श्रीमान अजय भट्ट जी, श्री अजय टमटा जी और हमारे राज्यसभा के सांसद जो दिख रहे हैं सामने, ऐसे मीडिया के भारतीय जनता पार्टी की मीडिया के राष्ट्रीय प्रभारी श्री अनिल बलूनी जी और श्री अजय कुमार जी संगठन महामंत्री, श्री राजू भंडारी प्रदेश महामंत्री, श्री कुलदीप कुमार प्रदेश महामंत्री और इस वर्चुअल रैली में मौजूद मेरे सभी उत्तराखंड के कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद आप सबसे मेरा मिलना हो रहा है। विडंबना यह है कि प्रत्यक्ष मिलना होना चाहिए था, लेकिन हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पा रहे हैं। कोरोना के संकट के कारण हम लोगों का वर्चुअल रैली के माध्यम से यहां पर मिलना हो रहा है। कुछ भी बोलने के पहले मैं जानता हूं उत्तराखंड यह वीर भूमि है और देवभूमि है। उत्तराखंड की इस देवभूमि वीर भूमि में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, जब मैं यहां पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मुझे अच्छी तरह यह बात याद आती है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। उस समय संयुक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का मैं निर्वाह कर रहा था और जब स्वर्गीय नित्यानंद जी स्वामी उस समय मुख्यमंत्री बने थे, जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उस कार्यक्रम में स्वयं संयुक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैं वहां पर उपस्थित था और जिन कार्यकर्ताओं को अपने आंखों के सामने यहां पर देख रहा हूं, मंच के अतिरिक्त भी मैं 2-4 कार्यकर्ताओं को पहचान रहा हूं जिनके साथ लंबे समय तक संगठन का काम करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड क्षेत्र का कोई भी भाग ऐसा शेष नहीं बचा है जहां पर कि मेरा जाना कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अथवा युवा मोर्चे में काम करते हुए न जाना हुआ हो, ऐसा एक भी क्षेत्र उत्तराखंड में संभवतः बचा नहीं होगा। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारे कई मुख्यमंत्री हुए। वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी रावत बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त नित्यानंद जी स्वामी तो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे ही, हमारे जनरल भुवन चंद जी खंडूरी, भगत सिंह जी कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन लोगों ने बखूबी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह उत्तराखंड में किया है। आज ऐसे उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है। और मित्रों, आप जानते हैं कि हमारी पार्टी की यह परंपरा है, चाहे हम प्रदेश की सरकार चला रहे हों, आज चाहे हमारे केंद्र की सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही हो, जब हम लोग अपना 1 वर्ष पूरा करते हैं तो हमने क्या किया 1 वर्षों के अंदर, यह रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाते हैं और जनता के साथ हम संवाद स्थापित करते हैं। जहां तक हमारी केंद्र की सरकार का प्रश्न है,
मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों का समय गुजरा है। 5 वर्षों तक लगातार प्रतिवर्ष जनता के बीच जाकर हमने जनता को यह बतलाया कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है। लेकिन जो दूसरा कार्यकाल रहा है, जो 2019 से प्रारंभ हो रहा है, वह है 1 वर्ष पूरे हुए हैं और 1 वर्ष के अंदर हमने क्या क्या किया है और साथ ही पिछले 5 वर्षों में हमने क्या किया है, समेकित रूप से इन सब सारी चीजों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और उनके साथ हम सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। 6 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने काफी प्रगति की है। हमारा देश काफी आगे गया है। इतना ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत की प्रतिष्ठा जो है तेजी के साथ बढ़ी है। जो हमारा भारत 2013 में अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया में 9वें स्थान पर था, 5 वर्षों के अंदर ही मोदी जी ने इस भारत को, जो 9वें स्थान पर था अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, उसको लाकर 5वें स्थान पर खड़ा करने में यह कामयाबी हासिल की है। हम लोगों का लक्ष्य तो यह है कि हम भारत को अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में केवल हम 5वें स्थान पर ही नहीं रखना चाहते, बल्कि हम भारत को दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में लाकर हम खड़ा करना चाहते हैं। यह है हम लोगों का लक्ष्य। हमारा देश जब आगे बढ़ रहा था, इसी समय भारत ही नहीं, सारे विश्व के समक्ष एक गंभीर संकट पैदा हुआ, बड़ी चुनौती कोविड-19 की। कोविड-19 की जो ये चुनौती पैदा हुई है, बहनों भाइयों, दुनिया का कोई देश इसे अछूता नहीं है। लेकिन इस संकट की घड़ी में आपने समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, दूसरे समाचार की एजेंसियों के माध्यम से देखा होगा, विश्व के बहुत सारे विकसित देश इस कोविड-19 के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री को कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस सूझबूझ के साथ और जिस इच्छा शक्ति के साथ इस कोविड-19 की चुनौती को स्वीकार किया और इस पर विजय प्राप्त करने के लिए जो भी हमने कदम उठाए हैं, उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है। प्रारंभ में जब यह कोविड-19 प्रारंभ हुआ था, हॉस्पिटल्स में लोग एडमिट होते थे, डॉक्टर्स की शिकायत रहती थी, पीपीई चाहिए, लेकिन पीपीई हम लोगों के पास नहीं है, वेंटिलेटर्स की शिकायत होती थी। लेकिन भारत के स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे को जिस तरीके से चुस्त दुरुस्त इतनी जल्दी करने का काम हमारी सरकार ने किया है कि बहनों भाइयों, आज हम केवल पीपीई बना नहीं रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी पीपीई अब एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। यह कामयाबी हमारी सरकार ने हासिल की है। और इस संकट से निपटने के लिए उत्तराखंड की सरकार, त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने जिस प्रकार से काम किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं उन सब आपके द्वारा उठाए गए कदमों की यहां पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि सारी बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहता हूं, कोविड केयर सेंटर भराड़ीसैंण में जो स्थापित हुआ है, मुझे मालूम है कि सेंटर की ही एक टीम वहां पर गई थी और उस सेंटर की टीम ने उस सेंटर की भी अपने तरफ से बहुत ही प्रशंसा की है। इसलिए आपको मैं बधाई देता हूं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में और साथ ही साथ उनके मार्गदर्शन में और हमारे त्रिवेंद्र सिंह जी रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के मार्ग पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आजकल मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड की स्थिति पहले से काफी इंप्रूव कर चुकी है, काफी उसमें तेजी के साथ सुधार हुआ है। अब मैं उन सब सारे कामों की चर्चा यदि बहुत विस्तार में जाकर करूंगा तो उसका कोई खास औचित्य नहीं है। लेकिन किसानों के कल्याण के लिए भी
उत्तराखंड की सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं जानता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो नया एक मॉडल एक्ट जो बनाया गया है उसको भी उत्तराखंड राज्य के लोग एक बहुत ही उम्मीद के तौर पर उसे देख रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में कीमतों से जुड़ी जोखिम को यह संभालने में यह मॉडल एक्ट काम करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। किसानों के लिए जो बीज उपलब्ध होता था, पहले उस पर जितनी सब्सिडी मिलती थी, मुझे जो बतलाया गया है कि 50% की सब्सिडी मिलती थी, अब उस 50% सब्सिडी को बढ़ाकर वो 75% करने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है। यह भी एक सराहनीय कदम है। एक प्रमुख योजना जिसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, गौरा देवी कन्या धन योजना। गौरा देवी कन्या धन योजना ये बहुत ही एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे कि उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है कि जिस परिवार में बेटी पैदा होती है उस परिवार को 50,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, और जब वह लड़की कक्षा 12 उत्तीर्ण कर लेती है, शादी के समय उस धनराशि को खर्च किया जा सकता है। सीमावर्ती इलाकों में उत्तराखंड में यह शिकायत थी कि वहां से पलायन तेजी के साथ हो रहा है, गांव खाली हो रहे हैं। उसके लिए भी उसे रोकने के लिए कई प्रभावी कदम त्रिवेंद्र सिंह जी रावत ने उठाए हैं। और मुझे जो बतलाया गया है कि 6.5 लाख किसानों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है, और प्रवासी मजदूरों के लिए जिस तत्परता के साथ उत्तराखंड सरकार ने काम किया है उसकी भी मैं सराहना करना चाहता हूं। और मुझे याद है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के रूप में जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं हमारे राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी जी, एक बार गृह मंत्री रहते हुए मैं गया था तो उन्होंने मुझसे चर्चा की। उन्होंने कहा, बल्कि यहां पर मुझे ज्ञापन भी दिया था कि साहब आईटीबीपी और एसएसबी के जहां हॉस्पिटल्स चलते हैं उसमें जो उत्तराखंड के रहने वाले नागरिक हैं उनको ओपीडी की सुविधा वहां प्राप्त नहीं हो पाती थी। बहनों भाइयों, मुझे याद है कि उस समय तुरंत हमने ओपीडी की सुविधा मुहैया कराई थी। उत्तराखंड में अधिकतम निवेश देशी और विदेशी दोनों हो, इस बात को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट समिट का भी आयोजन उत्तराखंड सरकार ने किया था, और उस इन्वेस्टमेंट समिट के कार्यक्रम में मुझे भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मुझे सचमुच इस बात का संतोष है कि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में 1,20,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर उस समय हस्ताक्षर किए गए थे, और मैं समझता हूं कि उसमें से कुछ अब इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा। एमओयू पर जो भी हस्ताक्षर हुए हैं उन पर अमल हो रहा होगा, और मेरा पूरा विश्वास है कि इस इन्वेस्टमेंट के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड की और तेजी के साथ प्रगति होगी। मेट्रो ट्रेन, मुझे याद है कि जब मेट्रो ट्रेन चलने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था तो हम लोग कभी उत्तराखंड में जाते थे तो लोग कहते थे कि साहब उत्तराखंड ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहां पर मेट्रो ट्रेन नहीं चल पाएगी। लेकिन मुझे जो यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला किया है कि हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक मेट्रो ट्रेन हम चलाएंगे, और उसकी मंजूरी जो है उत्तराखंड सरकार ने दे दी है। सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप बहुत लगता है, लेकिन मैं त्रिवेंद्र सिंह जी रावत आपको और आपकी सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आपने जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार किया है, और मुझे यह भी बतलाया गया है कि भ्रष्टाचार के मामले में लगभग 150 से अधिक लोगों को जेल भेजने का काम यह उत्तराखंड की सरकार ने किया है। और अभी बंशीधर जी भगत जो यह चर्चा कर रहे थे राजधानी, मुझे याद है कि उत्तराखंड का जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय भी जब उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग होती थी तो उस समय कहा जाता था कि साहब इसकी राजधानी देहरादून नहीं होगी, गैरसैंण में होगी। अब मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि गैरसैंण में
अब यह राजधानी उत्तराखंड की बन गई है या काम चल रहा है नहीं बतला सकता, लेकिन मुझे यह बतलाया गया है कि घोषणा हो गई। घोषणा हो गई, ये श्याम जाजू जी बतला रहे हैं, उसकी घोषणा हो गई है। और दूसरी चीज, एक अटल आयुष्मान योजना जो उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभ की है, 40 लाख गोल्डन कार्ड। मुझसे इस कार्यक्रम से जो प्रभावित हुए हैं, एक व्यक्ति से हमारी भेंट हुई है। इस अटल आयुष्मान योजना जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, बहनों भाइयों, उसकी सराहना हो रही है। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, काम बहुत सारे हुए हैं। यदि मैं सारे कामों की यहां पर चर्चा करूं तो एक लंबा समय लगेगा। उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हो, यह हम सबकी इच्छा है, और इसी सोच के आधार पर ही आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य और झारखंड राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य, 3 राज्यों के निर्माण का जो है फैसला उस समय किया था। मेरे बहनों भाइयों, उत्तराखंड की धरती का जहां तक प्रश्न है, यह परिश्रम और पराक्रम की धरती है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि यह देवभूमि है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के सभी पहलुओं की कुछ दिनों पहले उन्होंने समीक्षा की है। यात्रियों और पर्यटकों के लिए भी यह इको फ्रेंडली हो सके, यह कोशिश की जा रही है। और मैं यहां पर यह भी चर्चा करना चाहूंगा कि मानसरोवर जाने वालों के लिए एक सुविधा भारत सरकार ने प्रदान कराई है। पहले मानसरोवर जाने के लिए तीर्थयात्री जाते थे तो सिक्किम के नाथुला का रूट लेकर उनको जाना पड़ता था, लंबा समय लगता था। लेकिन अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लिपू लेख तक एक लिंक रोड का निर्माण कर दिया है। और आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि अब इस रोड के बनने के कारण मानसरोवर के लिए एक नया रास्ता मिल गया है। धारचूला लिपुलेख रोड बन जाने से मानसरोवर यात्रा अब 6 दिन कम समय में, पहले से 6 दिन से कम समय में पूरा करना यह संभव हो पाएगा। मैं समझता हूं कि मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी यह सुविधा मिली है। लेकिन बहनों भाइयों, 80 किलोमीटर की यह सड़क बनी है, भारतीय क्षेत्र में बनी है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। बाबा पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? जहां तक बाबा पशुपतिनाथ, चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सब को अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाहकर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मित्रों, इस समय मैं रक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि हमारे यहां गोरखा रेजिमेंट है, और गोरखा रेजिमेंट समय समय पर बराबर अपने शौर्य और पराक्रम का उसने परिचय दिया है। और उस गोरखा रेजिमेंट का भी उद्घोष है, जय महाकाली आयो री गोरखाली, यह उसका उद्घोष है। अब आप बताइए, महाकाली तो कलकत्ता में, कामाख्या में और विंध्याचल में सब जगह विद्यमान है, और महाकाली के भक्त तो इस देवभूमि उत्तराखंड के गांव-गांव में मिल जाते हैं। तो कैसे भारत और नेपाल का रिश्ता यह टूट सकता है? और इसलिए धारचूला के आगे कितनी भी
धारें लगा दी जाएं। इन संबंधों को बहनों भाइयों काटा नहीं जा सकता। मैं यह मानकर चलता हूं, भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठकर निकालेंगे। हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है। हम मिल बैठकर इन सब सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मित्रों, जहां तक हमारी केंद्र की सरकार का प्रश्न है, 6 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, कितना काम किया है, आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन पार्टी ने फैसला किया है कि इस कार्यकाल में, जब इस बार की सरकार जो बनी है, 1 वर्षों की सरकार हमारी, जो काम किया है, इसकी उपलब्धियों को लेकर तो जनता के बीच जाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ 5 वर्ष इसके पहले जो हमारी सरकार ने काम किया है, इन कामों को भी लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहनों भाइयों, 6 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत सारे बुनियादी काम किए हैं। बुनियादी काम किए हैं। जन सामान्य की जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, उन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आजादी के इतने लंबे समय गुजर जाने के बावजूद भारत के अंदर लगभग 18,500 गांव ऐसे थे कि जिन गांवों में बिजली का खंभा तक भी नहीं लगा था, बिजली नहीं पहुंची थी। उन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पहली बार हमारी सरकार ने किया है। 18.5 करोड़ लोगों को बिजली नहीं उनके घरों में थी। उनके घरों में, मैं क्षमा कीजिएगा, 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। उनके घरों में बिजली भी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत हर भारतवासी का बैंकों में अकाउंट खोलने का यह ऐतिहासिक काम भी यह हमारी सरकार ने ही 6 वर्षों के अंदर किया है। यदि मैं यह दावा कर रहा हूं कि हमारी सरकार ने जन सामान्य की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं, तो हर मनुष्य की एक बुनियादी आवश्यकता आवास की होती है। मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार का यह संकल्प है। 2.5 करोड़ से ज्यादा मकान तो बन गए हैं, लेकिन हमारी सरकार का यह संकल्प है कि 2022 समाप्त होते होते इस देश में एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिसको कि अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए, ऐसा एक व्यक्ति भी शेष नहीं बचेगा। और 10 करोड़ शौचालय, पहले गरीब व्यक्ति तो यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके घर में कभी शौचालय बनेगा, लेकिन 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। गरीब परिवारों की माताएं बहनें जब भी वो भोजन बनाती थी, लकड़ी जलाती थी, अंगीठी जलाती थी, धुएं के कारण उनका स्वास्थ्य खराब होता था। पहली बार किसी संवेदनशील प्रधानमंत्री ने उसकी चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने की है। और 8.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों में एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। बहुत सारे ऐसे उल्लेखनीय काम किए। मैं एक सबसे महत्वपूर्ण काम की यहां पर चर्चा करना चाहता हूं, आयुष्मान भारत के। मेरे बहनों भाइयों, भारत ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में किसी देश के पास एक ऐसी अद्भुत योजना नहीं है जिस आयुष्मान भारत योजना को हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ने लागू किया है। आयुष्मान भारत, भले ही कोई गरीब झोपड़ी में रहता हो, यदि वह बीमार पड़ जाता है तो बीमारी के कारण वह दम नहीं तोड़ने पाएगा,
इलाज के अभाव में वह दम नहीं तोड़ दे पाएगा। यदि उसके पास आयुष्मान भारत से संबंधित गोल्डन कार्ड है तो प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का वह मुफ्त इलाज करा सकता है। इस प्रकार की मुकम्मल व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। किसानों के लिए भी कई ऐसे प्रभावी कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 72,000 करोड़ की हम लोगों ने राशि भेजी है। लघु व सीमांत जो किसान हैं, असंगठित क्षेत्र के छोटे कामगार हैं, दुकानदार हैं, जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ऐसे लोगों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन की भी व्यवस्था यदि किसी ने की है, बहनों भाइयों, तो हमारी सरकार ने यह पेंशन की व्यवस्था की है। ऐसे कई कदम। अटल पेंशन योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस योजना में अब तक 2.25 करोड़ लोग अब तक जुड़ चुके हैं। ऐसे ही घर घर में नल के द्वारा पानी पहुंचना चाहिए। हर घर में नल और हर नल में जल। तो एक नए मंत्रालय का ही गठन कर दिया। यह लक्ष्य तो पिछली सरकारों ने भी निर्धारित किया था, लेकिन पिछली सरकारें इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि अब हर घर में नल होगा और हर नल में जल होगा। नल के माध्यम से हम जल पहुंचाएंगे और इसके तहत 25 करोड़ लोगों के घर तक पीने का साफ पानी पहुंचेगा। कोशिश हम लोगों की यह है कि यह नल हर देश के हर घर तक पहुंच जाना चाहिए। यह हम लोगों की योजना है। हाल फिलहाल जो कुछ भी हुआ है उससे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। 3 करोड़ गरीब परिवारों के जो वरिष्ठ नागरिक थे, विधवाएं थी, दिव्यांगजन थे, उनको 1,000 रुपये की राशि हमारी भारत सरकार ने दी है। मजदूरों की मजदूरी को सुनिश्चित किया है। इस लॉकडाउन के दौरान 80 करोड़ गरीबों के लिए अगले 3 महीने तक प्रति माह 5 किलो गेहूं, चावल और साथ ही में 1 किलो दाल यह मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक प्रति माह 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल यह मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है। और एक बहुत बड़ा काम जो किया है, पहले जो जिस राज्य में रहता था, जिस जिले में रहता था, उस गरीब के पास राशन कार्ड उस जिले का होता था। बाहर यदि जाकर यदि वो चला गया, महीने, 2 महीने, 3 महीने उसको रहना पड़ा मजदूरी करने के लिए ही अथवा कोई अन्य किसी दूसरे प्रकार का काम करने के लिए, तो उसको सस्ते दर पर राशन उपलब्ध नहीं होता था। हमारे प्रधानमंत्री ने मुकम्मल व्यवस्था कर दी। 1 नेशन 1 राशन कार्ड। एक राष्ट्र में एक राशन कार्ड होगा। यानी हमारे उत्तराखंड का रहने वाला कोई व्यक्ति यदि तमिलनाडु में यदि जाता है तो वहां भी यदि यह सस्ते दर पर यदि अनाज हासिल करना चाहता है तो हासिल कर सकता है। और इतना ही नहीं, आप इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे, कोविड-19 के कारण भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ाई है। स्वाभाविक है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी उसका एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस कोविड-19 के कारण हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, इसका बड़ा खामियाजा हमको न भुगतना पड़े, इसी दौरान 20 लाख करोड़ रुपए के एक आर्थिक पैकेज की घोषणा उन्होंने कर दी, ताकि हमारे देश में एक तो अर्थव्यवस्था किसी भी सूरत में न लड़खड़ाने पाए और साथ ही रोजगार का संकट भी हमारे देशवासियों के समक्ष पैदा न होने पाए। एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग होते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की ये उन्होंने परिभाषा बदल दी और अलग से रोजगार के नए अवसर सृजित हों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था और तेजी के साथ आगे बढ़े। इस सेक्टर के लिए केवल 3 लाख करोड़ की मुकम्मल व्यवस्था कर दी।
3 लाख करोड़, और यह 3 लाख करोड़ का ऋण बिना गारंटी के प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात यह हमारी सरकार ने की है। और हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है। मेरे बहनों भाइयों, आत्मनिर्भर भारत जो बनाने की बात कही है, एकाएक नहीं कही है। 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, उस समय मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यह सब सारा सिलसिला भारत के अंदर उन्होंने प्रारंभ किया था। जो कुछ भी बनाना है भारत में बनाओ। विदेशी कंपनियां भी यदि कुछ बनाना चाहती हैं तो भारत में आकर बनाएं। यह सिलसिला प्रारंभ किया था भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अब जैसे हमारे पास इस समय रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अब रक्षा मंत्रालय में एक बहुत बड़ा बजट होता है, बहुत सारे वेपन्स होते हैं, रक्षा से जुड़े साजो सामान ऐसे होते हैं जो कि दुनिया के बराबर दूसरे देशों से हमको आयात करना पड़ता है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि भाई, लंबे समय तक यह भारत दुनिया के दूसरे देशों से आयात करता रहे, अब यह चलेगा नहीं। भारत केवल एक आयात करने वाला देश, यानी केवल इंपोर्ट करने वाला यह देश नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना चाहिए। केवल इंपोर्टिंग कंट्री नहीं, बल्कि भारत को एक्सपोर्टिंग कंट्री बनना चाहिए। यह बात उन्होंने की और यह लक्ष्य निर्धारित कर दिया। डिफेंस के लिए तो जिस रक्षा मंत्रालय की मैं जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, पहले बहनों भाइयों 100 करोड़ 150 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था। अब हमारा एक्सपोर्ट अधिक होने लगा है और 2024 आते आते हम लोगों ने तय किया है कि डिफेंस में हमारा एक्सपोर्ट $5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यह एक बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया। रक्षा से जुड़े कई ऐसे फैसले थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, 15-16 वर्षों से यह चर्चा चल रही थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, ताकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन हो, इनके बीच ज्वाइंटमैनशिप लाई जा सके। लेकिन यह काम हो नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार 2019 के बाद सरकार बनने के बाद ही हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में फैसला कर दिया। और आप लोगों को खुशी है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं वह आपके उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, जनरल बिपिन रावत जो बने हैं। बहनों भाइयों, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ हमारा यह भारत आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा तेजी के साथ। और इसके साथ एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो त्रिवेंद्र सिंह जी रावत ने बात कही है कि 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में जो भी उन्होंने कहा था, 85% से अधिक वादों को उन्होंने पूरा किया है। मैं त्रिवेंद्र सिंह जी, मैं कहना चाहूंगा, उठाकर भी 2 साल का समय आपके पास बचा है, 1.5-2 साल का, आप देख लीजिएगा, कोई भी वादा घोषणा पत्र का ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि वादा पूरा न हो जाए। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा काम जो एक किया है, विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो भारत की राजनीति में थी, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और उस पर विजय प्राप्त की है। पहले नेताओं के बारे में और राजनीतिक पार्टियों के बारे में लोग कहते थे कि यह राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव आता है तो जनता के साथ बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन चुनाव समाप्त हो जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद अपने वादों को वह भूल जाती हैं। यानी नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति में यह विश्वास का संकट पैदा हुआ था। लेकिन बहनों भाइयों, केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत की राजनीति में जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था, उस विश्वास के संकट को, उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और उस पर विजय प्राप्त की है हमारी सरकार ने।
यह कहते हुए सचमुच मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। अब जैसे मैं याद दिलाना चाहता हूं, धारा 370 आपको याद होगा, और बंशीधर जी भगत आप तो लंबे समय से राजनीति में हैं। 1952 में जब हम लोगों का घोषणा पत्र बना, उसमें भी धारा 370 की चर्चा हुई। बाद में जितने भी घोषणा पत्र बने, हर घोषणा पत्र में यह हम लोगों ने कहा, जब भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे उस समय भी, हमारी सरकार बनेगी हम धारा 370 समाप्त करेंगे। लोग यह कहते थे कि साहब ये जनसंघ वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले हर बार जब चुनाव आता है तो धारा 370 की बात करने लगते हैं, केवल ये वोट हासिल करने के लिए या घोषणा पत्र में इसे शामिल करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, जब आपने देखा कि हमारी सरकार बनी, हमको पूर्ण बहुमत हासिल हुआ, संसद में हमारी ऐसी स्थिति बन गई कि जो हमने वादा किया था उस वादे को पूरा करें, तो संसद में धारा 370 के संबंध में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रभावी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री के निर्देश पर उन्होंने प्रस्तुत किया, बिल को हमारा पास हो गया और धारा 370 समाप्त हो गई। धारा 370 समाप्त हो गई। अब धारा 370 से क्या क्या लाभ हुए हैं, इसकी बहुत विस्तार में जाकर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं, जब धारा 370 हम लोगों ने समाप्त किया, बहुत सारे सो कॉल्ड सेकुलर जो राजनीतिक पार्टियां थीं, उन राजनीतिक पार्टियों ने कहना प्रारंभ किया कि साहब यह सेकुलरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा आघात किया है मोदी जी की सरकार ने। यह आरोप हम लोगों के ऊपर लगाया। यह आरोप लगाने वालों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह पूछना चाहता हूं, 1976 में जिस समय आपातकाल था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में 42वां संशोधन किया था, और उस समय भारत के संविधान के प्रियम्बुल यानी प्रस्तावना में सेकुलरिज्म का यह शब्द उस समय डाला गया था। अरे भाई, जब यह सेकुलर शब्द जब वहां डाला गया था, तो इसका मतलब यह है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां के अपना अलग से संविधान था, लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान में सेकुलर इस शब्द की कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी, कहीं कोई उल्लेख ही नहीं था। सेकुलर शब्द जम्मू कश्मीर के संविधान में था ही नहीं। तो आरोप लगाने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, उस समय तो जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में वही मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत हासिल था कांग्रेस को, लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब को उस समय मुख्यमंत्री बनाया था। तो उस समय यदि भारत के संविधान के प्रियम्बुल में आपने सेकुलर शब्द को इंसर्ट किया, तो आपने जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रियम्बुल में सेकुलर शब्द का उस समय उसको क्यों नहीं डाला? इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। इस सवाल का बहनों भाइयों उनके पास कोई जवाब नहीं है। सच्चाई है कि अब जाकर जम्मू कश्मीर यह सेकुलर स्टेट बन पाया है। पहले सेकुलर स्टेट नहीं था। वहां के संविधान को यदि देखें तो इतने बड़े बड़े काम हमारी सरकार ने किए हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल चुटकी बजाते हुए हमारी सरकार ने पास किया। इससे क्या क्या लाभ होंगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के रहने वाले हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, स्वाभाविक रूप से उनको नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि उसके पहले किस प्रकार की जलालत की जिंदगी उनको जीनी पड़ती थी, यह बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी सारे देश भर में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई कि साहब या भारत के रहने वाले माइनॉरिटीज की यह नागरिकता समाप्त करने की साजिश है। बहनों भाइयों, ऐसा काम हमारी सरकार नहीं कर सकती। यह कानून नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, यह कानून नागरिकता देने वाला कानून है। लेकिन केवल जानबूझकर गलतफहमी पैदा की गई। तलाके विद्यत, 3 तलाक, मुस्लिम बहनों का कितना उत्पीड़न होता था आप सबको भी जानकारी है। कोई कहता था इसको भारतीय जनता पार्टी टच नहीं कर सकती, बवाल हो जाएगा।
क्या पैदा हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने चुटकी बजाते हुए इस कानून की भी छुट्टी कर दी। इतने बड़े बड़े फैसले किए। राम जन्मभूमि के संबंध में जब हम लोग बोलते थे सार्वजनिक सभाओं में, तो उस समय भी लोग कहते थे अरे राम चुनाव आ गया इसलिए राम जन्मभूमि की यह बात कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त होता गया और इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने राम जन्मभूमि के बारे में फैसला दे दिया। बहनों भाइयों, अब अयोध्या की धरती पर जहां भगवान राम पैदा हुए थे, वहां पर अब भव्य राम मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अब वहां राम मंदिर बनने का यह सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले पिछले 6 वर्षों के अंदर इस हमारी सरकार ने किए। और जैसा मैंने पहले कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, तो एक तो ताजा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। G7 देशों की बैठक में इस बार भारत को आमंत्रित किया गया है। तो बहनों भाइयों, हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। इसलिए हम सभी लोगों को यह संकल्प लेना है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से काम कर रही है, इसके आधार पर हमको अपना विश्वास भी पक्का करना है। संकल्प भी हमको लेना है कि हम एक सशक्त, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर हम भारत का निर्माण करेंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को हम हासिल करके ही दम लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।